साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा मुखातिब हूँ आपसे एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद की एक और खूबसूरत कहानी लेकर के। और कहानी का नाम है क्रिकेट मैच। तो आइए मज़ा लेते हैं क्रिकेट मैच का। 1 जनवरी 1935। आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, मगर हमें हार हुई और वे लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ योग्यता शर्त नहीं। हम नेतृत्व के लिए धन दौलत जरूरी समझते हैं। हिज हाईनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा। मगर कितने दिलों में आग लगी, कितने लोगों ने हुक्म हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया। वह खेलने वालों से पूछिए। और जहाँ सिर्फ मुँह देखी है वहाँ उमंग कहाँ। हम खेले और जाहिरा दिल लगाकर खेले, मगर ये सच्चाई के लिए जान देने वालों की फौज ने थी। खेल में किसी का दिल ने था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपने तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती ने, जो अभी कार से उतरी थी, आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बोली, आप भी इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफ़र? मुझे हैरत हुई, ये कौन लड़की है और इसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए सकता सा हो गया कि जैसे शिष्टाचार और अच्छे आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गई हो। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़े बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई थी। मैंने निज़ाम हैदराबाद से, हिज एक्सीलेंसी वायसराय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, मगर यह कमजोरी मुझ पर कभी न छाई थी। बस यही तो चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पाँव चूम लूँ। यह वह सलोनापन न था जिस पर हम जान देते हैं, न वह नजाकत जिसकी कभी लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांत थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी और थी आत्म अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा। मैंने सवाल भरे अंदाज में कहा, जी हाँ। यह कैसे पूछूं कि मेरी आपसे भेंट कब हुई? उसकी बेतकल्लुफ़ी कह रही थी, वह मुझसे परिचित है, मैं बेगाना कैसे बनूं? इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आपसे बहुत से काम लूँगी। चलिए अंदर वेटिंग रूम में बैठें। लखनऊ जा रहे होंगे, मैं भी वहीं चल रही हूँ। वेटिंग रूम आकर उसने मुझे आराम कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद एक मामूली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताज्जुब और भी बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट में भी शौक़ है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते हुए झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की थी। ध्यान उसी तरफ लगा था। तबीयत में कुछ घुटन सी हो रही थी। रगों में ये तेजी और तबीयत में वह गुलाबी नशा न था जो ऐसे मौके पर स्वभावतः मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आप वहीं तशरीफ़ रखती थी? उसने अपना सिगरेट जलाते हुए कहा, जी हाँ, शुरू से आखिर तक। मुझे तो सिर्फ आपका खेल जचा। और लोग तो कुछ बेदिल से हो रहे थे और मैं उसका राज समझ रही हूँ। हमारे यहाँ लोगों में सही आदमियों को सही जगह रखने का मादा ही नहीं है। जैसे इस राजनीति परस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज़ का अधिकार है। वह किसी ज्ञान विज्ञान के साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो सकता है, इसकी योग्यता उसमें हो या न हो। नई इमारतों का उद्घाटन उसके हाथों कराया जाता है, बुनियादें उसके हाथ रखवाई जाती है, सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वह कन्वोकेशन के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम बांटेगा। यह सब हमारी दास मनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताज्जुब नहीं कि हम इतने नीचे और गिरे हुए हैं। जहाँ हुक्म और अख्तियार का मामला है वहाँ तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चूमने ही पड़ते हैं। मगर जहाँ हम अपने स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं वहाँ भी हमारी जी हजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती। इस टीम का कप्तान आपको होना चाहिए था। तब देखती कि दुश्मन क्यों कर बाजी ले जाता। महाराज साहब ने
इस टीम का कप्तान बनने की इतनी योग्यता है जितनी आपने असेंबली का सभापति बनने की या मुझ में सिनेमा एक्टिंग की। बिल्कुल वही भाव जो मेरे दिल में थे, मगर उसी जबान से निकलकर कितने असरदार और कितने आँख खोलने वाले हो गए। मैंने कहा, आप ठीक कहती है, सचमुच यह हमारी कमजोरी है। आपको इस टीम में शरीक नहीं होना चाहिए था। मैं मजबूर था। इस सुंदरी का नाम मिस हेलन मुखर्जी था। अभी इंग्लैंड से आ रही है। यहीं क्रिकेट मैच देखने के लिए बम्बई उतर गई थी। इंग्लैंड में उसने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की है और जनता की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। वहाँ उसने एक अखबार में मेरी तस्वीर देखी थी और मेरा जिक्र भी पढ़ा था। तब से वह मेरे लिए अच्छा ख्याल रखती है। यहाँ मुझे खेलते देखकर और भी प्रभावित हुई। उसका इरादा है कि हिंदुस्तान की एक नई टीम तैयार की जाए और उसमें वही लोग लिए जाएं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी हैं। उसका प्रस्ताव है कि मैं इस टीम का कप्तान बनाया जाऊं। इसी इरादे से वह सारे हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती है। उसके स्वर्गीय पिता डॉक्टर एन मुखर्जी ने बहुत संपत्ति छोड़ी है और वह उसकी संपूर्ण उत्तराधिकारिणी है। उसका प्रस्ताव सुनकर मेरा सर आसमान में उड़ने लगा। मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना इतने अप्रत्याशित ढंग से वास्तविकता का रूप ले सकेगा, यह कौन सोच सकता था। अलौकिक शक्ति में मेरा विश्वास नहीं, मगर आज मेरे शरीर का रोआ रोआ कृतज्ञता और भक्ति भावना से भरा हुआ था। मैंने उचित और विनम्र शब्दों में मिस हेलेन को धन्यवाद दिया। 2 जनवरी। मैं हैरान हूँ, हेलेन को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है। और यह सिर्फ दोस्ताना हमदर्दी नहीं है, इसमें मोहब्बत की सच्चाई है। दया में तो इतना आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ करता। और रही मेरे गुणों की स्वीकृति, तो मैं अक्ल से इतना खाली नहीं हूँ कि इस धोखे में पड़ूँ। गुणों की स्वीकृति ज़्यादा से ज़्यादा एक सिगरेट और एक प्याली चाय पा सकती है। यह सेवा सत्कार तो मैं वहीं पाता हूँ जहाँ किसी मैच में खेलने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो भी वहाँ भी इतने हार्दिक ढंग से मेरा सत्कार नहीं होता। सिर्फ रस्मी खातिरदारी बरती जाती है। उसने जैसे मेरी सुविधा और मेरे आराम के लिए अपने को समर्पित कर दिया हो। मैं तो शायद अपनी प्रेमिका के सिवा और किसी के साथ इस हार्दिकता का बर्ताव नहीं कर सकता। याद रहे, मैंने प्रेमिका कहा है, पत्नी नहीं कहा। पत्नी की हम खातिरदारी नहीं करते, उससे तो खातिरदारी करवाना ही हमारा स्वभाव हो गया है। और शायद सच्चाई भी यही है। मगर फ़िलहाल तो मैं इन दोनों नेमतों में से एक का भी हाल नहीं जानता। उसके नाश्ते, डिनर, लंच मैं शरीक था ही हर स्टेशन पर। वह डाक थी और ख़ास खास स्टेशनों पर ही रुकती थी। मेवे तथा फल मंगवाती और मुझे आग्रहपूर्वक खिलाती। कहाँ कि क्या चीज़ मशहूर है, इसका उसे खूब पता है। मेरे दोस्तों और घर वालों के लिए तरह तरह के तोहफे खरीदे, मगर हैरत यह है कि मैंने एक बार भी उसे मना नहीं किया। मना क्यों करता? मुझसे पूछ कर तो लाती नहीं। जब वह एक चीज़ लाकर मोहब्बत के साथ मुझे भेंट करती है तो मैं कैसे इनकार करूं? खुदा जाने क्यों मैं मर्द होकर भी उसके सामने औरत की तरह शर्मीला, कम बोलने वाला हो जाता हूं कि जैसे मेरे मुंह में जबान ही नहीं। दिन की थकान की वजह से रात भर मुझे बेचैनी रही। सर में हल्का सा दर्द था, मगर मैंने इस दर्द को बढ़ाकर कहा। अकेला होता तो शायद इस दर्द की जरा भी परवाह नहीं करता, मगर आज उसकी मौजूदगी में मुझे उसे दर्द को जाहिर करने में मज़ा आ रहा था। वह मेरे सिर पर तेल की मालिश करने लगी और मैं खामखार निडाल हुआ जाता था। मेरी बेचैनी के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। मुझसे बार बार पूछती, अब दर्द कैसा है? और मैं अनमने ढंग से कहता, अच्छा हूँ। उसकी नाजुक हथेलियों के स्पर्श से मेरे प्राणों में गुदगुदी होती थी। उसका वह आकर्षक चेहरा मेरे सर पर झुका है। उसकी गर्म सांसें मेरे माथे को चूम रही है और मैं गोया जन्नत के मज़े ले रहा हूँ। मेरे दिल में अब उस पर फतेह पाने की ख्वाहिश झकोले ले रही है। मैं चाहता हूँ वह मेरे नाज उठाए। मेरी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं होनी चाहिए जिससे वह समझ जाए कि मैं उस पर लट्टू हो गया हूँ। 24 घंटे के अंदर मेरी मन स्थिति में कैसे ये क्रांति हो जाती है। मैं क्यों कर प्रेम के प्रार्थी से प्रेम का पात्र बन जाता हूँ।
वह बदस्तर उसी तल्लीनता से मेरे सिर पर हाथ रखे बैठी हुई है, तब मुझे उस पर रहम आ जाता है और मैं भी उस एहसास से बरी नहीं हूँ। मगर इस माशूकी में आज जो लुफ्त आया उस पर आशिकी निछावर है। मोहब्बत करना गुलामी है, मोहब्बत किया जाना बादशाहत। मैंने दया दिखलाते हुए कहा, आपको मेरे से बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने उमक कर कहा, मुझे क्या तकलीफ़ हुई? आप दर्द से बेचैन थे और मैं बैठी थी। काश यह दर्द मुझे हो जाता। मैं 7वें आसमान पर उड़ा जा रहा था। 5 जनवरी। कल शाम को हम लखनऊ पहुंच गए। रास्ते में हेलेन से सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक प्रश्नों पर खूब बातें हुई। ग्रेजुएट तो भगवान की दया से मैं भी हूँ और तब से फुर्सत के वक्त किताबें भी देखता ही रहा हूँ, विद्वानों की संगत में भी बैठा हूँ। लेकिन उसके ज्ञान के विस्तार के आगे कदम कदम पर मुझे अपनी हीनता का बोध होता है। हर एक प्रश्न पर उसकी अपनी राय है और मालूम होता है कि उसने छानबीन के बाद वह राय कायम की है। उसके विपरीत मैं उन लोगों में हूँ जो हवा के साथ उड़ते हैं, जिन्हें क्षणिक प्रेरणाएं उलट पुलट कर रख देती है। मैं कोशिश करता था कि किसी तरह उस पर अपनी अक्ल का सिक्का जमा दूँ, मगर उसके दृष्टिकोण मुझे बेजबान कर देते थे। जब मैंने देखा कि ज्ञान विज्ञान की बातों में तो मैं उससे नहीं जीत सकूंगा, तो मैंने एबीसीनिया और इटली की लड़ाई का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ पढ़ा था। और इंग्लैंड तथा रूस ने इटली पर जो दबाव डाला है उसकी तरफ तारीफ में मैंने अपनी वाक शक्ति खर्च कर दी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका यह ख्याल है कि इंग्लैंड और रूस सिर्फ इंसानियत और कमज़ोर की मदद करने की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी गलती है। उनकी साम्राज्य लिप्सा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत फले फूले। मुसोलिनी वही कर रहा है जो इंग्लैंड ने कितनी ही बार किया है और आज भी कर रहा है। ये सारा बहुरूपियापन सिर्फ एबीसीनिया में व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए है। इंग्लैंड को अपने व्यापार के लिए बाज़ारों की ज़रूरत है, अपनी बढ़ी हुई आबादी के लिए ज़मीन के टुकड़ों की ज़रूरत है, अपने शिक्षितों के लिए ऊंचे पदों की ज़रूरत है। तो इटली को क्यों नहीं हो? इटली जो कुछ कर रहा है ईमानदारी के साथ एलानिया कर रहा है। उसने कभी दुनिया के सब लोगों से भाईचारे का डंका नहीं पीटा, कभी शांति का राग नहीं अलापा। वह तो साफ कहता है कि संघर्ष ही जीवन का लक्षण है। मनुष्य की उन्नति लड़ाई ही के जरिए होती है। आदमी के अच्छे गुण लड़ाई के मैदान में ही खुलते हैं। सबकी बराबरी के दृष्टिकोण को वह पागलपन कहता है। वह अपना शुमार भी उन्हीं बड़ी कौमों में करता है जिन्हें रंगीन आबादियों पर हुकूमत करने का हक है। इसलिए हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। इंग्लैंड ने हमेशा धोखेबाजी से काम लिया है, हमेशा एक राष्ट्र के विभिन्न तत्वों में भेद डालकर या उनके आपसी विरोधों को राजनीति का आधार बनाकर उन्हें अपना पिछलग्गू बनवाया है। मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया में इटली, जापान और जर्मनी खूब तरक्की करे तथा इंग्लैंड का आधिपत्य टूटे। तभी दुनिया में असली जनतंत्र और शांति पैदा होगी। वर्तमान सभ्यता जब तक मिटने जाएगी, दुनिया में शांति का राज्य नहीं होगा। कमज़ोर कौमों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसी तरह जिस तरह कमज़ोर पौधे को सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका अस्तित्व स्वयं उसके लिए कष्ट का कारण है, बल्कि इसलिए कि वही दुनिया के इस झगड़े और रक्तपात के लिए जिम्मेदार है। मैं भला क्यों इस बात से सहमत होने लगा? मैंने जवाब तो दिया और इन विचारों का इतने ही जोरदार शब्दों में खंडन भी किया, मगर मैंने देखा कि इस मामले में वह संतुलित बुद्धि से काम नहीं लेना चाहती या नहीं ले सकती। स्टेशन पर उतरते ही मुझे यह फिक्र हुई कि हेलेन को अपना मेहमान कैसे बनाऊं। अगर होटल में ठहराऊं तो भगवान जाने अपने दिल में क्या कहे। अगर अपने घर ले जाऊं तो शर्म मालूम होती है। वहाँ ऐसी रुचि संपन्न और अमीरों जैसे स्वभाव वाली युवती के लिए सुविधा की क्या सामग्रियां हैं। यह संयोग की बात है कि मैंने क्रिकेट अच्छा खेलने लगा और पढ़ना लिखना छोड़ छाड़ कर उसी का हो रहा और एक स्कूल का मास्टर हूँ, मगर घर की हाल बदस्तूर है। वही पुराना अंधेरा, टूटा फूटा मकान तंग गली में, वही पुराने रंग ढंग, वही पुराना ढच्चर। अम्मा तो शायद हेलेन को घर में कदम ही न रखने दे, और यहाँ तक नौबत ही क्यों आने लगी। हेलेन खुद दरवाजे से ही भागेगी। काश आज अपना मकान होता सजा संवरा, मैं इस काबिल होता कि हेलेन की मेहमानदारी कर सकता। इससे ज़्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती थी कि बेसरो
सामानी का बुरा हो। मैं यही सोच रहा था कि हेलन ने कुली से असबाब उठवाया और बाहर आकर एक टैक्सी बुला ली। मेरे लिए इस टैक्सी में बैठ जाने के सिवा दूसरा चारा क्या बाकी रह गया था। मुझे यकीन है अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो उस बेसरो सामानी के बावजूद वह खुश होती। हेलन रुचि संपन्न है मगर नखरेबाज नहीं। वह हर तरह की आजमाइश और तजुर्बे के लिए तैयार रहती है। हेलन शायद आजमाइशों को और नागवार तजुर्बों को बुलाती है मगर मुझ में न वह कल्पना है न वह साहस। उसने जरा गौर से मेरा चेहरा देखा होता तो उसे मालूम हो जाता कि उस पर कितनी शर्मिंदगी और कितनी बेचारगी झलक रही थी। मगर शिष्टाचार का निभाना तो ज़रूरी था। मैंने आपत्ति की। मैं तो आपको भी अपना मेहमान बनाना चाहता था मगर आप उल्टा मुझे होटल लिए जा रही है। उसने शरारत से कहा, इसलिए कि आप मेरे काबू से बाहर न हो जाएं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती कि आपके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाऊं। लेकिन प्रेम ईर्ष्यालु होता है, यह आपको मालूम है। वहाँ आपके इष्ट मित्र आपके वक्त का बड़ा हिस्सा लेंगे। आपको मुझसे बातें करने का वक्त ही नहीं मिलेगा और मर्द आमतौर पर कितने बेमुरब्बत तथा जल्द भूल जाने वाले होते हैं, इसका मुझे अनुभव हो चुका है। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सामने देखकर तुम मुझे भूलना भी चाहो तो नहीं भूल सकते। मुझे अपनी इस खुशनसीब पर हैरत ही नहीं बल्कि ऐसा लगने लगा कि जैसे सपना देख रहा हूँ। जिस सुंदरी की एक नज़र पर मैं अपने को कुर्बान कर देता वह इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरा तो जी चाहता है कि इस बात पर उनके कदमों को पकड़कर सीने से लगा लूँ और आंसुओं से तर कर दूँ। होटल में पहुँचे। मेरा कमरा अलग था। खाना हमने साथ खाया और थोड़ी देर तक वहीं हरी हरी घास पर टहलते रहे। खिलाड़ियों को कैसे चुना जाए यही सवाल था। मेरा जी तो यही चाहता था कि सारी रात उसके साथ टहलता रहूं। लेकिन उसने कहा, आप अब आराम करें, सुबह बहुत काम है। मैं अपने कमरे में जाकर लेटा रहा मगर सारी रात नींद न आई। हेलन का मन अभी तक मेरी आंखों से छिपा हुआ था। हर क्षण वह मेरे लिए पहेली होती जा रही थी। 12 जनवरी। आज दिन भर लखनऊ के क्रिकेटरों का जमाव रहा। हेलन दीपक थी और पतंगे उसके गिर्द मंडरा रहे थे। यहाँ से मेरे अलावा 2 लोगों का खेल हेलन को बहुत पसंद आया, ब्रजेंद्र और सादिक। हेलन उन्हें ऑल इंडिया टीम में रखना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों इस फन में उस्ताद हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह शुरुआत की है उससे तो यही मालूम होता है कि वह क्रिकेट खेलने नहीं अपनी किस्मत की बाजी खेलने आए हैं। हेलन किस मिजाज की औरत है ये समझना मुश्किल है। ब्रजेंद्र मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ये मैं भी स्वीकार करता हूँ। रहन सहन में पूरा साहब है लेकिन पक्का सौदा लॉफर है। मैं नहीं चाहता कि हेलन उससे किसी तरह का संबंध रखे। अदब तो उसे छू नहीं गया। बदजबान पहले सिरे का, बेहुदा गंदे मजाक, बातचीत का ढंग नहीं और मौके महल की समझ नहीं। कभी कभी हेलन से ऐसे मतलब भरे इशारे कर जाता है कि मैं शर्म से सिर झुका लेता हूँ। लेकिन हेलन को शायद उसका बाजारूपन, उसका छिचोरापन महसूस नहीं होता। नहीं, वह शायद उसके गंदे इशारों का मजा लेती है। मैंने कभी उसके माथे पर शिकन नहीं देखी। यह मैं नहीं कहता कि यह हंसमुखपन है कोई बुरी चीज़ है, न जिंदा दिली का मैं दुश्मन हूँ। लेकिन एक लेडी के साथ तो अदब और कायदे का लिहाज रखना ही चाहिए। शादी के एक प्रतिष्ठित कुल का दीपक है, बहुत ही शुद्ध आचरण, यहाँ तक कि उसे ठंडे स्वभाव का भी कह सकते हैं। वह बहुत घमंडी, देखने में चिड़चिड़ा है लेकिन वह भी शहीदों में दाखिल हो गया। कल आप हेलन को अपने शेर सुनाते रहे और वह खुश होती रही। मुझे तो उन शेरों में कुछ मज़ा नहीं आया। इससे पहले मैंने इन हजरत को कभी शायरी करते नहीं देखा। यह मस्ती कहाँ से फट पड़ी है। रूप में जादुई ताकत है और क्या कहूँ। इतना भी नहीं सूझा कि उसे शेर ही सुनाना है तो हसरत या जिगर या जोश के कलाम से 2-4 शेर याद कर लेता। हेलन सबका कलाम पढ़ थोड़ी बैठी है, आपको शेर कहने की क्या ज़रूरत। मगर यही बात उनसे कह दूँ तो बिगड़ जाएंगे, समझेंगे मुझे जलन हो रही है। मुझे क्यों जलन होने लगी? हेलन की पूजा करने वालों में एक मैं ही हूँ। इतना, हाँ इतना ज़रूर चाहता हूँ कि वह अच्छे बुरे की पहचान कर सके। हर आदमी से बेतकल्लुफ़ी मुझे पसंद नहीं मगर हेलन की नज़रों में सब बराबर है। वह बारी बारी से सबसे अलग हो जाती है और सबसे प्रेम करती है। किसी की और ज़्यादा झुकी हुई है ये फैसला करना मुश्किल है। सादिक की धन संपत्ति से
वह जरा भी प्रभावित नहीं जान पड़ती। कल शाम को हम लोग सिनेमा देखने गए थे। सादिक ने आज असाधारण उदारता दिखाई। जेब से रुपया निकालकर सबके लिए टिकट लेने चले। मियाँ सादिक, जो इस अमीरी के बावजूद तंग दिल आदमी है, मैं तो कंजूस कहूँगा। हेलन ने उसकी उदारता को जगा दिया है, मगर हेलन ने उन्हें रोक लिया और खुद अंदर जाकर सबके लिए टिकट लाई। और यूँ भी वह इतनी बेदर्दी से रुपया खर्च करती है कि मियाँ सादिक के छक्के छूट जाते हैं। जब उनका हाथ जेब में जाता है, हेलन के रुपये काउंटर पर जा पहुँचते हैं। कुछ भी हो, मैं तो हेलन के स्वभाव ज्ञान पर जान देता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि वह हमारी फरमाइशों का इंतज़ार करती रहती है और उनको पूरा करने में उसे खास मज़ा आता है। सादिक साहब को उसने एल्बम भेंट कर दिया, जो यूरोप के दुर्लभ चित्रों की अनुकृतियों का संग्रह है और जो उसने यूरोप की तमाम चित्रशालाओं में जाकर खुद इकट्ठा किया है। उसकी आंखें कितनी सौंदर्य प्रेमी हैं। विजेंद्र जब शाम को अपना नया सूट पहनकर आया, जो उसने अभी सिलाया है, तो हेलन ने मुस्कुराकर कहा, देखो कहीं नज़र नहीं लग जाए तुम्हें, आज तो दूसरे यूसुफ बने हुए हो। ब्रजेंद्र बाग बाग हो गया। मैंने जब लय के साथ अपनी ताज़ा गज़ल सुनाई तो वह एक एक शेर पर उछल पड़ी। अद्भुत काव्य मर्मज्ञ है। मुझे अपनी कविता रचना पर इतनी खुशी नहीं हुई थी, मगर तारीफ जब सबका बुलवा हो जाए तो उसकी क्या कीमत। मियाँ सादिक को कभी अपनी सुंदरता का दावा नहीं किया। भीतरी सौंदर्य से आप जितने माला माल है, बाहरी सौंदर्य में उतने ही कंगाल। मगर आज शराब के दौर में कहा, भाई तुम्हारी ये आंखें तो जिगर के पार हुई जाती है। और सादिक साहब उस वक्त उसके पैरों पर गिरते गिरते रुक गए। लज्जा बाधक हुई। उनकी आंखों की ऐसी तारीफ शायद ही किसी ने की हो। मुझे कभी अपने रूप रंग चाल ढाल की तारीफ सुनने की इच्छा नहीं हुई। मैं जो कुछ हूँ जानता हूँ। मुझे अपने बारे में यह धोखा कभी नहीं हो सका कि मैं खूबसूरत हूँ। यह भी जानता हूँ कि हेलेन का यह सब सत्कार कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अब मुझे भी यह बेचैनी होने लगी कि देखो मुझ पर क्या इनायत होती है। कोई बात नहीं थी, मगर मैं बेचैन रहा। जब मैं शाम को यूनिवर्सिटी ग्राउंड से खेल की प्रैक्टिस करके आ रहा था, तो मेरे ये बिखरे हुए बाल कुछ और ज़्यादा बिखर गए थे। उसने आसक्त नेत्रों से देखकर फौरन कहा, तुम्हारी इन बिखरी हुई जुल्फ़ों पर निसार होने को जी चाहता है। मैं निहाल हो गया। दिल में क्या क्या तूफ़ान उठे, कह नहीं सकता। मगर खुदा जाने क्यों हम तीनों में से एक भी उसकी किसी अदा या अंदाज या रूप की प्रशंसा शब्दों से नहीं कर पाता। हमें लगता है कि हमें ठीक शब्द नहीं मिलते। जो कुछ हम कह सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित है। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। 1 फरवरी हम दिल्ली आ गए। इसी बीच में मुरादाबाद, नैनीताल, देहरादून वगैरह जगहों के दौरे किए, मगर कहीं कोई खिलाड़ी नहीं मिला। अलीगढ़ और दिल्ली से कई अच्छे खिलाड़ियों के मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम लोग वहाँ कई दिन रहेंगे। मार्च में ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ से रवाना होगी। तब तक वह हिंदुस्तान में सारे पहले से निश्चित मैच खेल चुकी होगी। हम उससे आखिरी मैच खेलेंगे और खुदा ने चाहा तो हिंदुस्तान की सारी शिकस्तों का बदला चुका देंगे। सादिक और ब्रजेंद्र भी हमारे साथ घूमते रहे। मैं तो न चाहता था कि ये लोग आएँ, मगर हेलन को शायद प्रेमियों के जमघट में मज़ा आता है। हम सब के सब एक ही होटल में हैं और सब हेलन के मेहमान हैं। स्टेशन पर पहुँचे तो सैकड़ों आदमी हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद थे। कई औरतें भी थी, लेकिन हेलेन को न मालूम क्यों औरतों से आपत्ति है। वह उनकी संगत से भागती है, खासकर सुंदर औरतों की छाया से भी दूर रहती है। हालांकि उसे किसी सुंदरी से जलन का कोई कारण नहीं है, यह मानते हुए भी कि हुस्न उस पर ख़त्म नहीं हो गया है। उसमें आकर्षण के ऐसे तत्व मौजूद है कि कोई परी भी उसके मुकाबले खड़ी नहीं हो सकती। नक्श ही तो सब कुछ नहीं है। रुचि का सौंदर्य, बातचीत का सौंदर्य, अदाओं का सौंदर्य भी तो कोई चीज़ है। प्रेम उसके दिल में है या नहीं खुदा जाने, लेकिन प्रेम के प्रदर्शन में वह बेजोड़ है। दिलजोई और नाज बरदारी के फन में हम जैसे दिलदारों को भी उसने शर्मिंदा होना पड़ता है। शाम को हम लोग नई दिल्ली की सैर को गए। दिलकश जगह है, खुली हुई सड़कें, ज़मीन के खूबसूरत टुकड़े, सुहानी रविशें। उसको बनाने में सरकार ने बेदरेग रुपया खर्च किया है और बेज़रूरत।
यह रकम रियाया की भलाई पर खर्च की जा सकती थी, मगर इसको क्या कीजिए कि जनसाधारण इसके निर्माण से जितने प्रभावित हैं उतने अपनी भलाई की किसी योजना से नहीं होते। आप 10-5 मदरसे ज़्यादा खोल देते, या सड़कों की मरम्मत में या खेती की जांच पड़ताल में इस रुपये को खर्च कर देते, मगर जनता को शान शौकत धन वैभव से आज भी जितना प्रेम है उतना आपके रचनात्मक कामों से नहीं है। बादशाह की जो कल्पना उसके रोम रोम में घुल गई है वह अभी सदियों तक नहीं मिटेगी। बादशाह के लिए शान शौकत ज़रूरी है, पानी की तरह रुपया बहाना ज़रूरी है। किफ़ायतशार या कंजूस बादशाह है, चाहे वह एक एक पैसा प्रजा की भलाई के लिए खर्च करे, इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता। अंग्रेज़ मनोविज्ञान के पंडित हैं। अंग्रेज़ ही क्यों, हर एक बादशाह जिसने अपने बाहुबल और अपनी बुद्धि से यह स्थान प्राप्त किया है स्वभावतः मनोविज्ञान का पंडित होता है। इसके बगैर जनता पर उसे अधिकार क्यों कर प्राप्त होगा। खैर, यह तो मैंने यूं ही कहा। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि शायद हमारी टीम सपना ही रह जाए। अभी से हम लोगों में अनबन रहने लगी है। ब्रजेंद्र कदम कदम पर मेरा विरोध करता है। मैं आम कहूँ तो वह अदबदा कर इमली कहेगा और हेलन को उससे प्रेम है। जिंदगी के कैसे कैसे मीठे सपने देखने लगा था, मगर ब्रजेंद्र, कृतघ्न स्वार्थी ब्रजेंद्र, मेरी जिंदगी तबाह किए डालता है। हम दोनों के प्रिय पात्र नहीं रह सकते, यह तय बात है। एक को मैदान से हटना पड़ेगा। 7 फरवरी, शुक्र है दिल्ली में हमारा प्रयत्न सफल हुआ। हमारी टीम में 3 नए खिलाड़ी जुड़े, जाफर, मेहरा और अर्जुन सिंह। आज उनके कमाल देखकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की धाक मेरे दिल से जाती रही। तीनों गेंद फेंकते हैं। जाफर अचूक गेंद फेंकता है, मेहरा सब्र की आजमाइश करता है और अर्जुन बहुत चालाक है। तीनों दृढ़ स्वभाव के लोग हैं, निगाह के सच्चे और अकथ। अगर कोई इंसाफ से पूछे तो मैं कहूँगा कि अर्जुन मुझसे बेहतर खेलता है। वह 2 बार इंग्लैंड हो आया है, अंग्रेज़ी रहन सहन से परिचित है और मिजाज पहचानने वाला भी अव्वल दर्जे का है। सभ्यता और आचार का पुतला है। ब्रजेंद्र का रंग फीका पड़ गया। अब अर्जुन पर खास कृपा दृष्टि है और अर्जुन पर फतेह पाना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे तो डर है कि वह कहीं मेरी राह का रोड़ा नहीं बन जाए। 25 फरवरी, हमारी टीम पूरी हो गई। 2 प्लेयर हमें अलीगढ़ से मिले, 3 लाहौर से और 1 अजमेर से, और कल हम बम्बई आ गए। हमने अजमेर, लाहौर और दिल्ली में वहाँ की टीमों से मैच खेले तथा उन पर बड़ी शानदार विजय पाई। आज बम्बई की हिंदू टीम से हमारा मुकाबला है और मुझे यकीन है कि मैदान हमारे साथ रहेगा। अर्जुन हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और हेलन उसकी इतनी खातिरदारी करती है कि मुझे जलन नहीं होती। इतनी खातिरदारी तो मेहमान की ही की जा सकती है। मेहमान से क्या डर। मज़े की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने को हेलन का कृपा पात्र समझता है और उससे अपने नाज उठवाता है। अगर किसी के सिर में दर्द है तो हेलन का फ़र्ज है कि उसकी मिजाज पुरसी करे, उसके सिर में चंदन तक घिसकर लगा दे। मगर उसके साथ ही उसका रौब हर एक के दिल में इतना छाया हुआ है कि उसके किसी काम की आलोचना करने का साहस नहीं कर सकता। सबके सब उसकी मर्जी के गुलाम है। वह अगर सबके नाज उठाती है तो हुकूमत भी हर एक पर करती है। शामियाने में एक से एक सुंदर औरतों का जमघट है, मगर हेलन के कैदियों की मजाल नहीं कि किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा भी सके। हर एक के दिल में ऐसा डर छाया रहता है कि जैसे वह हर जगह मौजूद है। अर्जुन ने एक मिस पर यूं ही कुछ नज़र डाली थी। हेलन ने ऐसी प्रलय की आंख से उसे देखा कि सरदार साहब का रंग उड़ गया। हर एक समझता है कि वह उसकी तकदीर की मालिक है और उसे अपनी तरफ से नाराज़ करके वह शायद जिंदा नहीं रह सकेगा। औरों की तो मैं क्या कहूँ, मैंने ही गोया अपने को उसके हाथों बेच दिया है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई ऐसी चीज़ खत्म हो गई जो पहले मेरे दिल में डहा की आग सी जला दिया करती थी। हेलन अब किसी से बोले, किसी से प्रेम की बात करे, मुझे गुस्सा नहीं आता। दिल पर चोट लगती ज़रूर है, मगर उसका इजहार अकेले में आंसू बहाकर करने को जी चाहता है। वह स्वाभिमान कहाँ गायब हो गया नहीं कह सकता। अभी उसकी नाराज़गी से दिल के टुकड़े हो गए थे कि एकाएक उसकी एक उचटती हुई सी निगाह ने या एक मुस्कुराहट ने गुदगुदी पैदा करती। मालूम नहीं
कि उसमें वह कौन सी ताकत है जो इतने हौसलामंद नौजवान दिलों पर हुकूमत कर रही है। उसे बहादुरी कहूँ, चालाकी और फुर्ती कहूँ, हम सब जैसे उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। हम में अपनी कोई शख्सियत, कोई हस्ती नहीं है। उसने अपने सौंदर्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से और सबसे ज़्यादा सबको समेट सकने की अपनी ताकत से हमारे दिलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। 1 मार्च, कल ऑस्ट्रेलियन टीम से हमारा मैच खत्म हो गया। 50,000 से कम तमाशाइयों की भीड़ ने थी। हमने पूरी इनिंग से उनको हराया और देवताओं की तरह पूजे। हम में से हर एक ने दिलो जान से काम किया और सभी यकसा तौर पर फूले हुए थे। मैच खत्म होते ही शहर वालों की तरफ से हमें एक शानदार पार्टी दी गई। ऐसी पार्टी तो शायद वायसराय की तरफ से भी न दी जाती होगी। मैं तो तारीफ़ों और बधाइयों के बोझ से दब गया। मैंने 44 रनों में 5 खिलाड़ियों का सफाया कर दिया था। मुझे खुद अपने भयानक गेंद फेंकने पर अचरज हो रहा था। ज़रूर कोई अलौकिक शक्ति हमारा साथ दे रही थी। इस भीड़ में बम्बई का सौंदर्य अपनी पूरी शान और रंगीनी के साथ चमक रहा था और मेरा दावा है कि सुंदरता की दृष्टि से यह शहर जितना भाग्यशाली है, दुनिया का दूसरा शहर शायद ही हो। मगर हेलन इस भीड़ में भी सबकी दृष्टियों का केंद्र बनी हुई थी। यह जालिम महज हसीनी नहीं, मीठा बोलती भी है और उसकी अदाएँ भी मीठी है। सारे नौजवान परवानों की तरह उस पर मंडरा रहे थे। एक से एक खूबसूरत मन चले और हेलन उनकी भावनाओं से खेल रही थी, उसी तरह जैसे वह हम लोगों की भावनाओं से खेला करती थी। महाराज कुमार जैसा सुंदर जवान मैंने आज तक नहीं देखा। सूरज से रौब टपकता है। उसके प्रेम ने कितनी सुंदरियों को दुख दिया है कौन जाने। मर्दाना दिलकशी का जादू सा बिखरता चलता है। हेलन उनसे भी वैसी ही आज़ाद बेतकल्लुफ़ी से मिली जैसे दूसरे हजारों नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर जरा भी असर न था। न जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहाँ से आ गया है। कभी नहीं डगमगाती, कहीं रौब में नहीं आती, कभी किसी की तरफ नहीं झुकती। वही हंसी मजाक, वही प्रेम का प्रदर्शन। किसी के साथ कोई विशेषता नहीं, दिलजोई सबकी, मगर उसी बेपरवाही की शान के साथ। हम लोग सैर करके कोई 10 बजे रात को होटल पहुँचे तो सभी ज़िंदगी के नए सपने देख रहे थे। सभी के दिलों में एक धुकधुकी सी हो रही थी कि देखें अब क्या होता है। आशा और भय ने सभी के दिलों में एक तूफान सा उठा रखा था। गोया आज हर एक के जीवन की एक स्मरणीय घटना होने वाली है। अब क्या प्रोग्राम है, इसकी किसी को खबर नहीं थी। सभी ज़िंदगी के सपने देख रहे थे। हर एक के दिल पर एक पागलपन सवार था। हर एक को यकीन था कि हेलन की खास दृष्टि उस पर है, मगर यह अंदेशा भी हर एक के दिल में था कि खुदा ने खास्ता कहीं हेलन ने बेवफाई की तो यह जान उनके कदमों पर रख देगा। यहाँ से जिंदा घर जाना कयामत था। उसी वक्त हेलन ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। जाकर देखता हूँ तो सभी खिलाड़ी जमा हैं। हेलन उस वक्त अपनी शरबती बेलदार साड़ी में आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुझे उस पर झुंझलाहट हुई। इस आम मजमे में मुझे बुलाकर कवायद करने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो खास बर्ताव का अधिकारी था। मैं भूल रहा था कि शायद इसी तरह उनमें से हर एक अपने को खास बर्ताव का अधिकारी समझता था। हेलन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दोस्तों, मैं कह नहीं सकती कि आप लोगों की कितनी कृतज्ञ हूँ और आपने मेरी ज़िंदगी की कितनी बड़ी आरजू पूरी कर दी। आप में से किसी को मिस्टर रतनलाल की याद आती है? रतनलाल, उसे भी कोई भूल सकता है? वह जिसने पहली बार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की धरती पर अपने जौहर दिखाने का मौका दिया, जिसने अपने लाखों रुपये इस चीज़ पर नज़र किए और आखिर बार बार पराजयों से निराश होकर वहीं इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। उसकी वह सूरत अब भी हमारी आंखों के सामने फिर रही है। सबने कहा, खूब अच्छी तरह, अभी बात ही के दिन की है। आज इस शानदार कामयाबी पर मैं आपको बधाई देती हूँ। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे। आप अभी से इस मोर्चे के लिए तैयारियां कीजिए। लुत्फ़ तो जब है कि हम एक मैच भी नहीं हारें, मैदान बराबर हमारे साथ रहे। दोस्तों, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उसी का नाम ज़िंदगी है। हमें कामयाबी वहीं होती है जहां हम अपने पूरे हौसले से काम में लगे हों। वही लक्ष्य हमारा स्वप्न हो, हमारा प्रेम हो,
हमारे जीवन का केंद्र हो। हम में और इस लक्ष्य के बीच में और कोई इच्छा, कोई आरजू दीवार की तरह न खड़ी हो। माफ़ कीजिएगा, आपने अपने लक्ष्य के लिए जीना नहीं सीखा। आपके लिए क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन है, आपको उससे प्रेम नहीं। इसी तरह हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और वह सारी ज़िंदगी नाकाम रहते हैं। आपके लिए मैं ज़्यादा दिलचस्पी की चीज़ थी। क्रिकेट तो सिर्फ मुझे खुश करने का ज़रिया था। फिर भी आप कामयाब हुए। मुल्क में आप जैसे हज़ारों नौजवान हैं जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और मरना सीख जाए तो चमत्कार कर दिखाएं। जाइए और वह कमाल हासिल कीजिए। मेरा रूप और मेरी रातें वासना का खिलौना बनने के लिए नहीं है। नौजवानों की आंखों को खुश करने और उनके दिलों में मस्ती पैदा करने के लिए जीना मैं शर्मनाक समझती हूँ। जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। सच्ची ज़िंदगी वही है जहाँ हम अपने लिए नहीं, सबके लिए जीते हैं। हम सब सिर झुकाए सुनते रहे और झल्लाते रहे। हेलन कमरे से निकलकर कार में जा बैठी। उसने अपनी रवानगी का इंतजाम पहले ही कर लिया था। इसके पहले कि हमारे होशोवास सही हों और हम परिस्थिति समझें, वह जा चुकी थी। हम सब हफ्ते भर तक बम्बई की गलियों, होटलों, बंगलों की खाक छानते रहे। हेलन कहीं न मिली थी, यानी हेलन कहीं भी न थी। और ज़्यादा अफसोस यह कि उसने हमारी ज़िंदगी का जो आइडियल रखा वह हमारी पहुंच से ऊंचा है। हेलन के साथ ज़िंदगी का सारा जोश और उमंग खत्म हो गई। तो साथियों, इसी के साथ विदा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।